हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानदीप फैमिली में। आज हम चर्चा करेंगे मौसम की। हमारा मौसम कभी ठंड कभी गर्मी होती है ना बच्चों। हाँ, तो हमारे मौसम में कभी सर्दी कभी गर्मी, ऐसा मौसम क्यों होता है? सोचा आपने? जब वातावरण में तापमान अधिक होता है, टेम्परेचर अधिक होता है तो हमको गर्मी लगती है, और जब ये टेम्परेचर कम होता है तो हमको ठंड लगती है। ये टेम्परेचर, ये तापमान हमें कहाँ से प्राप्त होता है? आप सभी जानते हैं हमारे सौर परिवार का मुखिया सूर्य है, और सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और इन ग्रहों में हमारी पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। तो हमारी पृथ्वी को ये ताप, ऊष्मा, ऊर्जा कहाँ से मिलती है? वेरी गुड, सूर्य से। तो हमारी धरती को ये प्रकाश सूर्य से ही मिलता है, ताप सूर्य से ही मिलता है। सूर्य से प्रकाश किरणों के रूप में धरती तक आता है ना बच्चों? सूर्य से किरणों के रूप में धरती तक आता है, और बीच में क्या होता है? वायुमंडल, है ना? तो सूर्य से जो ताप किरणों के रूप में धरती तक आता है, तो वो कहाँ से होके आता है? वायुमंडल से। तो जो सूर्य का ताप किरणों के रूप में वायुमंडल से होके धरती पर आता, धरती से टकराता है, और फिर धरती पुनः इन किरणों को वायुमंडल में वापस भेज देती है। तो जो सूर्य से किरणें धरती तक आती है उसे हम कहते हैं सौर विकिरण। क्या कहते हैं बच्चों? सौर विकिरण। सूर्य से आने वाली किरणें जो गर्मी लेके आती है उनको सौर विकिरण। तो ये वायुमंडल हल्का होकर धरती पर ये टकराती, धरती को गर्म करती, इसी से हमको ये तापमान प्राप्त होता है। जब किरणें आती हैं तब सूर्य का तापमान अधिक होता है, और जब रात्रि में सूर्यास्त हो जाता है, सूर्य की किरणें नहीं आती, तो उस समय मौसम में ठंडक होती है। फिर ये धरती पर टकराएंगी किरणें, फिर ये धरातल सूर्य की इन किरणों को पुनः वायुमंडल में भेज देता है। उसको कहते पार्थिव विकिरण। यानी पृथ्वी द्वारा जो किरणों का वापसीकरण हुआ, धरती पर आई किरणें टकराई, फिर वापस वायुमंडल में, उसको कहते पार्थिव विकिरण। समझे बच्चों? सौर विकिरण और पार्थिव विकिरण, ये दो चीजें हमने सीखी। सूर्य से आने वाली किरणों को सौर विकिरण धरातल पर टकराती हैं, धरातल को गर्म करती हैं, और धरातल को गर्म करके पुनः पृथ्वी इनको वायुमंडल में भेज देती है, उसको कहते पार्थिव विकिरण। और इस तरह हमारी धरती गर्म होती है। तो वायुमंडल कम गर्म होता है, धरती अधिक गर्म होती है, और जब धरती से टकरा के किरणें वापस जाती तब ये वायुमंडल को गर्म करती है। और ये कितना और कैसे गर्म किया, इसको कैसे नापते हैं बच्चों? इसको हम एक तापमापी मशीन होती उससे नापते हैं। तो तापमान क्या है बच्चों? सूर्य से प्राप्त ताप की मात्रा को तापमान कहते हैं, या वायुमंडल में उपस्थित ताप यानी गर्मी की मात्रा को तापमान या टेम्परेचर कहते हैं। यानी जितना अधिक ताप होगा उतनी अधिक गर्मी होगी। सौर विकिरण, पार्थिव विकिरण। अब इस पार्थिव विकिरण के कारण ही वायुमंडल में जो वायु है, एटमॉस्फेयर की एयर है, वो गर्म होती है और गर्म होकर ऊपर उठती है। तो एयर के या वायु के गर्म होने की प्रक्रिया क्या है? कैसे गर्म होती है बच्चों? यह 3 प्रक्रियाओं द्वारा होती है। वायु के गर्म होने की प्रक्रिया के 3 स्टेप है। पहला विकिरण, संचलन और संवहन। पहला विकिरण हमने आपको बताया, पार्थिव विकिरण। सूर्य से जो किरणें धरती पर आई, धरती से टकराई, और धरती ने उनको पुनः एटमॉस्फेयर में रिटर्न कर दिया। तो रिटर्न करने से, वापस करने से, वो जो गर्माहट है वो वायुमंडल को गर्म करती हुई जाती है, और हमारे चारों तरफ की वायु गर्म हो जाती है। अब वायु का एक स्वभाव है कि जैसे जैसे वायु गर्म होगी तो गर्म होके वायु ऊपर उठती है। यहाँ की वायु गर्म हो ऊपर उठेगी, तो इसको कहते हैं संचलन। गर्म होके आगे चल देती है। वायु ठंडी है, वायु वातावरण आए, किरणें आई, उसको गर्म किया और वो वायु ऊपर उठ गई। ठीक है बच्चों, इसको कहते हैं संचलन। यानी पहला तो विकिरण के द्वारा गर्म हुई, दूसरी गर्म होकर वायु ऊपर को गई, उसको कहते हैं संचलन। अब जब यहाँ की वायु उठ के ऊपर गई तो यहाँ की जगह खाली हो गई, तो जो आसपास की वायु, ठंडी वायु है, वो यहाँ आएगी, और फिर ये गर्म होगी, फिर ऊपर जाती जाएगी। फिर खाली जगह को हवा क्यों चलती है बच्चों? हवा इसीलिए चलती है, हवा का काम है कि जहां अधिक दाब होगा, जहां पर वायु की मात्रा अधिक होगी, वहां से वायु
कम, जहां पर मात्रा वायु की कम होगी उस जगह को भरने के लिए वायु आती है। और इस तरह हवा चलती रहती है, जहां अधिक है वहां से कम की ओर, अधिक से कम की ओर हवा चलती रही। इसीलिए हवा निरंतर बहती, कभी रुकती नहीं है, कभी ऊपर से नीचे, कभी दाएं से बाएं। जहां पर हवा का दाब कम होता है वहां पर से चारों ओर वायु भरने आती। तो जो जहां पर गर्माहट आई वहां की वायु गर्म होके ऊपर उठी तो आसपास की वायु फिर वहां आएगी, फिर वो गर्म होके फिर ऊपर जाएगी, और बहुत ऊपर जाके फिर वायु ठंडी होती, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान कम होता जाता है। आया बच्चों समझ में? तो हमारी वायु एयर कैसे गर्म होती है? विकिरण, यानी किरणों के द्वारा धरती से जो किरणें वापस हुई, रिटर्न, जो रेडिएशंस रिटर्न होंगी उसको विकिरण कहते हैं। फिर संवहन, बहना, गर्म होके वायु बह गई उसको कहते हैं संचलन। और संवहन, एक जगह की वायु कम हुई, उस खाली जगह को भरने के लिए चारों तरफ से वायु बह के आती है, उसको कहते हैं संवहन। वो भी गर्म होके ऊपर जाती है। आए बच्चों? तो ये गर्म हुई। अब वायु गर्म तो हुई, कितनी गर्म हुई इसका कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए सेल्सियस नाम के वैज्ञानिक हुए, उन्होंने एक मशीन बनाई, उसको कहते हैं तापमापी या थर्मामीटर, सेंटीग्रेड थर्मामीटर। सेंटीग्रेड में उसको नापते थे, अब उस सेंटीग्रेड को सेल्सियस में नापने लगे। जितने सेल्सियस गर्म हुई, जैसे हमारे जब हमको बुखार होती है ना बच्चों, डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर क्या करते, एक मशीन देते हैं आपको, कभी कहते मुंह में रख लीजिए, कभी कहते यहाँ पर रख लीजिए। तो उस थर्मामीटर से हमारे बॉडी का टेम्परेचर पता चलता है कि टेम्परेचर नॉर्मल है या अधिक है। अधिक है तो हमको बुखार है, नॉर्मल है तो हम स्वस्थ हैं। तो ये मशीन होती है, इसको कहते हैं तापमापी या थर्मामीटर। यह कैसे नापती है? वायु गर्म होती है, जितनी अधिक गर्म होगी उतना टेम्परेचर अधिक होगा, जितनी गर्म कम होगी उतना टेम्परेचर कम होगा। जैसे जल है, अपना वाटर को हम गर्म होने रखते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ये जल गर्म होके गैस बनने लगता है। आपने पढ़ा ना, जल के 3 फॉर्म होते, ठोस, द्रव और गैस। नॉर्मली में हमारा जल किस रूप में रहता है? द्रव फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में होता है वाटर। और जब हम इसको गर्म करते हैं, जब ये 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होता है, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उस वाटर को मिलता है और वो गर्म होता है, तब वो वेपर बनना शुरू हो जाता है। जैसे वेपर बनती तो वेपर ऊपर उठती, देखा आपने, पानी गर्म होने रखते हैं तो ऊपर उठती है ना, भाप, उसी को भाप कहते हैं, उसी को वाष्प कहते हैं, उसी को वेपर कहते हैं। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना जल का क्वथनांक, उसको हम अपनी विज्ञान की भाषा में क्वथनांक कहते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पर ये उबलने लगता है। और 0 डिग्री सेल्सियस, यानी जब तापमान बिल्कुल भी नहीं मिलता, 0 डिग्री सेल्सियस पर यह जमने लगता है, बर्फ बन जाता है, उसको हिमांक कहते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जमता है। समझे बच्चों? ये तापमापी होता है, इससे हम अपने एटमॉस्फेयर का, वातावरण का टेम्परेचर नापते हैं। ये थर्मामीटर में 2 स्थितियां या 2 स्टेजेस होती हैं, एक अधिकतम, एक न्यूनतम, मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर। जब हम अपना बॉडी का भी टेम्परेचर चेक कराते हैं तो 2 बताते हैं डॉक्टर, मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर। तो इस मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर के बीच की दूरी को कहते हैं ताप अंतर। टेम्परेचर के बीच का अंतर, उसको कहते हैं तापांतर। अधिकतम और न्यूनतम के बीच के टेम्परेचर को तापांतर कहते हैं। ठीक है, अब ये तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, कहाँ कम आएगा, कहाँ अधिक तापमान होगा, क्यों अधिक होगा, क्यों कम होगा, कब तापमान अधिक होगा, कब तापमान कम होगा, ये कैसे डिसाइड करते हैं बच्चों? इसके लिए 4 पॉइंट। पहला, सूर्य से पृथ्वी की दूरी। दूसरा, वायुमंडल में किरणों द्वारा तय की गई दूरी। और तीसरा, समुद्र तल से ऊंचाई। चौथा, दिन की अवधि। तो सूर्य चमक रहा है, गोल है सूर्य, आप जानते हैं, हमारी पृथ्वी भी गोल है। सूर्य की किरणें तो सीधी आती हैं, लेकिन चूंकि हमारी पृथ्वी गोल है, आप देख रहे हैं ना, तो जो समुद्र पृथ्वी के बीच की स्थिति विषुवत रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती, जबकि ध्रुवों पर, ऊपर नीचे ध्रुव होते, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यहां पर सूर्य की किरणें तिरछी जाती हैं। तो जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो वो जल्दी पहुंचेंगी और वहां पर कम जगह में अधिक ताप होगा।
जगह कम लेंगी और तापमान कैसा होगा, अधिक, क्योंकि सीधी किरणें आ गई। और जो तिरछी किरणें जाएंगी, ये सूर्य है, ये पृथ्वी हमारी है, तिरछी किरणें जाएंगी तो वो दूरी अधिक लेंगी, अधिक क्षेत्र में टेम्परेचर पहुंचाएंगी, ताप पहुंचाएंगी, लेकिन वो दूरी होने के कारण कम हो जाएगा। आया ना बच्चों समझ में। और दूसरा, वायुमंडल में तय की गई दूरी। एटमॉस्फेयर, सूर्य से हमने बताया था, सूर्य, बीच में एटमॉस्फेयर, फिर धरती तक आता है। तो सूर्य की ये किरणें जितनी देर तक वायुमंडल में रहेंगी और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगी जितनी देर में, तो उतना देर होती जाएगी, तापमान कम होता जाएगा। तो यहां भी यही होता है, जो भूमध्य रेखा पर सीधी किरणें आती हैं तो वो कम क्षेत्र में आती हैं और अधिक तापमान लाती हैं, जबकि जब तिरछी किरणें चलती हैं तो ये तिरछी किरणें अधिक स्पेस कवर करती हैं, लेकिन वहां पर टेम्परेचर कम पहुंचता है। ठीक है। अगला है समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं तो तापमान की मात्रा कम होती जाती है। समुद्र तल के नीचे रहेंगे जब तक तो अधिक होगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो कम होता जाता है। एक ही अक्षांश पर मैदानी क्षेत्रों में तापमान अधिक होता है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों पर या पर्वतीय क्षेत्रों पर तापमान कम होता है। अब देखते हैं हमारे मैदानी इलाकों में जब ठंड पड़ रही होती है तब हम देखते हैं मसूरी में या उत्तराखंड में या बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये पर्वतीय क्षेत्र है। इन पर्वतीय क्षेत्रों में उस समय बर्फबारी होती रहती है, उस समय बर्फ गिरती है और बिल्कुल कपाने माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। हमारे लद्दाख, हिमालय में हमारे जवान जब रहते हैं, आप टीवी में देखते होंगे, वहां पर -0 से भी कम टेम्परेचर पहुंच जाता है, तो वहां पर ठंड अधिक होती। हमारे मैदानी इलाकों में ठंड होती पर वहां से बहुत कम होती। अगला है बच्चों दिन की अवधि। दिन जितना बड़ा होगा, सूर्य जितनी देर हमारे साथ में रहेगा उतनी अधिक गर्मी होगी, और दिन जब छोटे होंगे, सूर्य की गर्मी कम समय के लिए आएगी तो वहां पर ठंड होगी। इसीलिए आप देखते हैं ग्रीष्म ऋतु में दिन बड़े होते, सुबह 5:30 बजे सूर्योदय हो जाता है और शाम को 7:30-7 बजे तक सूर्यास्त होता है। तो सूर्य का प्रकाश, सूर्य की ऊर्जा ज्यादा समय तक हमारी धरती पर आती है, तब वहां ग्रीष्म ऋतु होती है, क्योंकि सूर्य ज्यादा देर तक चमकता है। जबकि शीत ऋतु में, ठंड में, विंटर सीजन में 6:30 के बाद सूर्योदय होता है ना, सनराइज 6:30 बजे होता है और 5:30 बजे दिन अस्त हो जाता है। तो दिन छोटे होते, रातें बड़ी होती। तो दिन छोटे होते हैं तो कम समय के लिए सूर्य धरती के सामने रहता है, तो सूर्य की किरणें कम आती हैं, इसलिए वहां पर विंटर सीजन ठंड होती है। और ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा समय सूर्य रहता है, इसलिए वहां पर गर्मी होती है, तापमान अधिक होता है। आया बच्चों समझ में। तो आज हमने पढ़ा तापमान। क्या है तापमान? वायुमंडल में या एटमॉस्फेयर में उपस्थित गर्मी की मात्रा। गर्मी की मात्रा अधिक होगी तो तापमान अधिक होगा, कम होगी तो तापमान कम होगा। आपने पढ़ा ना बच्चों। सूर्य से ये गर्मी हमको प्राप्त होती है। सूर्य से जो किरण धरती पर आती है उसे कहते हैं सौर विकिरण, और पृथ्वी किरणों को पुनः वायुमंडल में भेजती है उसे कहते हैं पार्थिव विकिरण। ठीक है। इस तापमान से हमारी वायु गर्म होती है। वायु कौन कौन सी प्रक्रियाओं से गर्म होती है? विकिरण, संचालन, संवहन। पहले तो किरणें वायुमंडल को गर्म करती हैं, फिर वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और नीचे की आसपास की वायु फिर धरती पर आती है, फिर वो गर्म होकर फिर ऊपर उठती है। इस प्रकार की प्रक्रिया चलती रहती है। वायु गर्म होकर ऊपर जाती जाती, दूसरी वायु आके वायुमंडल के संपर्क में गर्म होती जाती। इस टेम्परेचर को हम किस मशीन से नापते हैं? थर्मामीटर या तापमापी। किस डिग्री सेल्सियस में लिखते हैं? सेल्सियस में। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल गैसियस फॉर्म में और 0 डिग्री सेल्सियस पर ठोस के रूप में यानी लिक्विड गैस के रूप में बदलता है। ठीक है बच्चों। फिर हमने पढ़ा मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान के बीच को तापांतर कैसे निकालते हैं बच्चों? अधिकतम तापमान प्लस न्यूनतम तापमान डिवाइडेड बाय 2। अधिकतम और न्यूनतम को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे तो हमारा तापांतर निकल आता है। इस तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पृथ्वी, सूर्य की किरणों का झुकाव, वायुमंडल में किरणों द्वारा तय की गई दूरी, सूर्य समुद्र से ऊंचाई
और दिन की अवधि। जितनी अधिक अवधि होगी उतनी अधिक गर्मी होगी, सूर्य की अवधि जितनी कम होगी तो कम होगी। सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो कम जगह में अधिक ताप होगा, और जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी तो अधिक जगह में कम ताप आएगा। आया ना बच्चों समझ में? और समुद्र से जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान कम होगा। 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता जाता है। समझ गए बच्चों? टेम्परेचर वायु का गर्म होना। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नमस्कार।